के सहयोगी बनने का तुझ में मैं भाव जगाऊं, तुझ में मैं भाव जगाऊं। आ गायत्री मंत्र सुनाऊं, आजा गायत्री मंत्र सुनाऊं। सावधान, शांत चित, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, उदयमान सविता की स्वर्णिम किरणों का ध्यान करते हुए, अपने गर्भस्थ शिशु को के साथ इस ऊर्जा को आत्मसात करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ॐ श्रीगुरुवे नमः। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तु ते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। दोनों हाथों का दर्शन करेंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हम सभी स्वागत करते हैं आदरणीय राज दीदी का। राज दीदी करनाल से हैं और दीदी का एक अच्छा परिवार बनाने की कुंजी क्या है। तो दीदी का आज का टॉपिक है कैसे समय को नियोजित करके हम परिवार को उस श्रेणी तक पहुंचा सकते हैं जिस श्रेणी पर आप देखना चाहते हैं, अपने परिवार के कलह क्लेश को खत्म करना चाहते हैं। तो आइए हम आदरणीय दीदी का स्वागत करते हैं। दीदी आज हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे और कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर दीदी से पूछेंगे। ये हमारे जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको दीदी हमें समझाएंगे। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा के लिए। आदरणीय राज दीदी प्रणाम। थैंक यू दीदी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। सभी गर्भवती बच्चियों को ढेर सारा प्यार हो। गुरुदेव की कृपा सभी बच्चियों पर बरसती रहे, ऐसा हमारा गुरुदेव से निवेदन है। आंखें बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, भावना करेंगे। हम गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में समाधि स्थल सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर बैठे हुए हैं। भावना कीजिए, पहुंच जाइए भावनाओं से शांति कुंज। वहां पर बैठकर सभी एक बार गायत्री महामंत्र का सभी मनी मन उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ तरफ के दृष्टि। सभी गर्भवती बच्चियां और सभी कार्यकर्ता बहनें, जैसा कि आप सबको पहले से विदित है कि हमारा आज का विषय है समय परिवार की सफलता की कुंजी। अगर कोई परिवार सफल होता है, किसी परिवार में सफलता मिलती है, तो इसका मतलब है कि उस परिवार में, उस घर में समय का सदुपयोग हो रहा है। परिवार मनुष्य के जीवन की
सबसे पहली पाठशाला है। परिवार में यदि समय का सही नियोजन हो तो घर में अनुशासन, प्रेम, सहयोग और संस्कार विकसित होते हैं। हमारे गुरुदेव, युग ऋषि, तपोनिष्ठ, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों में सबसे पहले व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, राष्ट्र निर्माण और इन सभी के साथ साथ संस्कार निर्माण, क्योंकि जो घर है, जो परिवार है, वो एक ऐसी टकसाल है जिसमें बच्चों के संस्कारों का निर्माण किया जाता है। अगर किसी घर में सफलता मिलती है, अगर हमें किसी परिवार में सफलता मिलती है, तो वह केवल धन से नहीं मिलती। परिवार कोई भी हो, अगर किसी परिवार को सफलता मिल रही है, तो इसका मतलब यह होता है कि सभी सदस्य एक दूसरे को समय दे रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं और उन्हें सहयोग भी दे रहे हैं। आज हम देखते हैं, क्या देखते हैं, परिवारों में एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे? सभी रहते तो इकट्ठे हैं, फिजिकली सभी इकट्ठे रहते हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी आपस में बातचीत नहीं होती है। तो इनका समय कहाँ बीतता है? जो एक ये मोबाइल आया है, हमारे पास मोबाइल है, अगर हम इसका सदुपयोग करें तो बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन कई जगह पर ये इसका हमें साइड इफेक्ट भी हो रहा है। अगर हम सभी सदस्य इकट्ठे हैं, लेकिन 4 सदस्य बैठते हैं रूम में, सभी के हाथों में मोबाइल होगा, बात नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे को समझने में हम गलती कर लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमें। तो क्या होता है, जो माता पिता हैं वो भी मोबाइल में बिजी हैं, जो बच्चे हैं वो भी इंटरनेट में, मोबाइल में, सोशल मीडिया में बिजी हैं। तो बिजी होने के कारण आपसी में बातचीत नहीं हो पाती, जो कि पहले के परिवारों में आपस में इतनी ज्ञान नहीं था, इतनी शिक्षा नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन परिवारों में बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ज्यादा स्नेह था, एक दूसरे के जरूरत पड़ने पर काम आते थे, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते थे। इसलिए हमें अब क्या करना है, अपने समय को अपने परिवार के लिए देना है, समय का सदुपयोग करना है, ताकि हमारे घर में, हमारे परिवार में सुसंस्कारी बच्चे पैदा हो और हमारे घर का जो वातावरण है सुसंस्कारी बने, पॉजिटिव बने। अब मैं एक बात बोलूंगी, समय दिया परिवार को, समय दिया परिवार को, प्रेम खिले हर द्वार, बच्चों में संस्कार हो, सुखी रहे परिवार। बच्चों में संस्कार हो, सुखी रहे परिवार। बड़ों का सम्मान करे, बड़ों का सम्मान करे, छोटों से हो प्यार, समय बने सफलता की, समय बने सफलता की, जीवन में आधार, जीवन में आधार। अब हम आते हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि समय परिवार की सफलता की कुंजी है, तो कैसे है? समय का सदुपयोग जब हम करते हैं तो समय बदल जाता है। जब हमारा समय बदल जाता है तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। आज हम एक ऐसी क्वेश्चन रखते हैं, एक ऐसी संपत्ति बताते हैं, ऐसी एक संपत्ति रखते हैं कि जो सभी के पास है, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, ऑफिसर हो, मजदूर हो, कोई भी हो, सभी के पास है। गर्भवती बच्ची जुड़ तो गई होंगी शायद। अच्छा, जो बच्ची है बेटा, बताओगी वह कौन सी चीज है जो सभी के पास है और सभी के पास इक्वल भी है, कम या ज्यादा नहीं है? बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ आ रही है मेरी? ऐसी कौन सी संपत्ति है जो सभी के पास है और सभी के पास बराबर भी है, कम या ज्यादा नहीं है? समय दीदी। वेरी गुड, समय। समय, वेरी गुड बेटा। समय एक ऐसी चीज है जो कि सभी के पास बराबर है, वेरी गुड। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है, समय सबके पास है, कोई व्यक्ति बहुत तरक्की कर जाता है, कोई व्यक्ति पीछे रह जाता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। अगर हम अपना भाग्य बना रहे हैं तो अगर हमारा भाग्य है, हम बोलते हैं हमारी तो किस्मत में ऐसा ही है, बहुत से लोग ऐसे करते रहते हैं, हमारी किस्मत में तो ऐसा ही है। क्यों है भाई? क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे किए हैं। इसलिए कितने आश्चर्य की बात है, जो समय जो मूल्यवान है, इतना कीमती है, उसकी हम वैल्यू ही नहीं समझते। जब वैल्यू नहीं समझते उसको हम वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी ये सोचते हैं हम कि कितने आश्चर्य की बात है, जिस चीज को हम बहुत ही मूल्यवान समझते हैं उसी को हम सबसे ज्यादा आसानी से खर्च करते हैं। कई बार क्या होता है, हम खड़े हो जाते हैं, खड़े खड़े बातें करते रहते हैं, यही नहीं पता होता कि कितनी बातें हो रही है, कितना समय वेस्ट हो रहा है, और उनको यही नहीं पता चलता है अरे आप इतना समय अपना वेस्ट क्यों कर रहे हो। समय वेस्ट करने से हमारा ही अपना ही नुकसान होता है, किसी और का नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर हमारे पास पैसे होते हैं, मान लो मेरे पास 1000 रुपीज है, कोई मुझे कहता है कि आप इसे वेस्ट मत करना, कोई मुझे कहता है कि आप इसे वेस्ट मत करना, तो क्या जो पैसे है ना, जो मनी है, उसको मैं बहुत सोच समझ कर सूझबूझ कर उसको खर्च करूंगी। लेकिन हम समय की इतनी कीमत नहीं देते, समय को इतनी वैल्यू नहीं देते। अब मान लो किसी के पास 1 घंटे का समय वेस्ट हो गया है किसी का, तो हम क्या सोचते हैं, समय खराब हो गया, समय खराब हो गया। और अगर मुझे सोचे कि दोबारा वो मिले, हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमें समय की वैल्यू समझनी चाहिए। अब गुरुदेव बताते हैं कि समय समय का अर्थ है, जो जीवन का अर्थ है समय। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से अधिक प्यार करते हैं वह एक क्षण भी, गुरुदेव तो एक क्षण बता रहे हैं, एक क्षण भी व्यर्थ में ना गवाएं। गुरुदेव समय को जीवन की पूंजी मानते हैं। उनका विचार है कि हमारा जीवन वास्तव में घंटों और मिनटों में बना है। जो हम टाइम को वेस्ट करते हैं, ये हमारा जो वेस्टिंग टाइम है, ये हमारी लाइफ की पूंजी है। और अगर हम टाइम को वेस्ट करें तो लाइफ की पूंजी को वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, आज हम क्या सीखेंगे यहाँ पर? आज हम ये सीखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये नहीं सीखेंगे, बल्कि ये सीखेंगे कि टाइम का सदुपयोग कैसे करना है। एक्चुअल में क्या है, जो एक्चुअल में जो जीवन का सदुपयोग है वो समय ही है, समय का सदुपयोग ही जीवन है। फिर अब अगला क्वेश्चन आता है कि समय जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गुरुदेव बहुत बात आसानी से समझाते हैं, बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। मान लो हमारे पास धन है, धन को चोर चुरा ले जाता है। अगर धन चोर चुरा ले जाता है तो हम कुछ ही दिनों में उस धन को कमा सकते हैं, और अगर हमारे पास कम रह गया, हम कम में भी गुजारा कर सकते हैं। मान लो हम अपने स्वास्थ्य को लेते हैं सेकंड टाइम में। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है, हमें कोई हेल्थ इशू हो जाता है, तो हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा के उसे दोबारा से स्वस्थ करा सकते हैं। थर्ड क्या होता है, लेकिन अगर हमें कोई विद्या है हमारे पास, वो हम भूल जाते हैं, उसे दोबारा टाइम देकर हम सीख सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी भी किसी को वापस नहीं मिलता। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी के पास, मतलब मैं अपनी ही बात लेती हूँ, मेरे पास ही सुबह 10 से 11 बजे का टाइम था, मैंने उसे यूं ही वेस्ट कर दिया। फिर मैं शाम को कहती हूँ कि मुझे मॉर्निंग वाला 10 से 11 बजे वाला 1 घंटा फिर मिल जाए, क्या मिलेगा मुझे? बताओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, वो हमें दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि समय की विशेषताएं होती हैं। जो समय है वो निरंतर चलता रहता है, ये हमारी पकड़ में नहीं आता। ये नोट कर लीजिए बच्चे, समय जो है निरंतर चलता रहता है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता, चाहे कोई धनवान हो, चाहे कोई बुद्धिमान हो, चाहे कोई विद्वान हो, चाहे कोई समझदार हो, कोई भी समय को रोक नहीं सकता। और जो समय है उसे हम जमा भी नहीं कर सकते। जैसे हम हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं ना, अपना पैसे आए डिपॉजिट करा लेते हैं, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जिसको हम डिपॉजिट नहीं कर सकते। जो समय है उसका हम केवल और केवल सदुपयोग ही कर सकते हैं। जब समय का सदुपयोग होता है, समय का सदुपयोग करने से ही हमें हर कार्यों में सफलता मिलती है। जब हर कार्यों में सफलता मिलती है तो समय का सदुपयोग ही परिवार में सफलता की कुंजी बन जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अपने समय की जो बर्बादी है वो कहाँ पर करते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि जैसे हम फील्ड में जाते हैं, हम किसी को बोलेंगे ना, कहीं कम होता है, मेरे साथ तो ढेर होता है ऐसा। अगर हम किसी को कहते हैं ये बुक्स पढ़ लेना, क्या कहते हैं, टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई टाइम? सबके पास इक्वल टाइम होता है, क्यों नहीं है टाइम? आप टाइम ऐसा क्या करते हो आप? क्या होता है, टाइम वेस्ट करते हैं और कहाँ करते हैं? हम किसी के जीवन को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, छोटी-छोटी बातों में हमारा बहुत समय वेस्ट हो जाता है। बिना उद्देश्य के हम मोबाइल ले लेते हैं, बिना उद्देश्य, मान लो मोबाइल लेके बैठ गए, उसको हम खोल लिया, हम रील देखने लगे, वो रीलों में इतने मस्त हो जाते हैं, हमें यही नहीं पता चलता कि हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, हम क्यों टाइम को वेस्ट हो रहे हैं। उसमें इतने हम संलग्न हो जाते हैं मोबाइल में, हमें यही नहीं पता चलता हम क्या कर रहे हैं, हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, और हमें ये भी पता नहीं रहता कि हमारा काम पड़ा है, हमें कुछ करना है। बिना उद्देश्य के हम अपना मोबाइल को चलाते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम बैठ जाते हैं, मान लो कोई हमारे घर आ गया है, कोई हमारी फ्रेंड है या मोबाइल पर है, अननेसेसरी बातें करने लग जाते हैं, जिनका कोई लॉजिक भी नहीं होता। बातें करते-करते क्या होता है, उससे भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। फिर क्या होता है, मान लो कोई बात हमने 1 बार की, 2 बार की, उन्हीं बातों को बार-बार हम रिपीट करते हैं, उससे भी हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और जो हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है उसको हम कई बार टालते रहते हैं। टाल किसमें? आलस्य में। क्यों टालते हैं? सोचिए थोड़ी देर में कर लेंगे, कोई बात नहीं, पड़ा रहने दें। लेकिन हम अपने टाइम को वेस्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, हम विदाउट प्री प्लानिंग चलते हैं। विदाउट प्लानिंग के ही हम अपने कोई काम किया है, अगर किसी काम की प्लानिंग बनेंगे, हम प्री प्लानिंग से चलेंगे तो काम अच्छे से होगा। प्लानिंग तो बनानी नहीं होती, दिन में ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं, जिससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। और क्या करते हैं हम आज के जीवन में क्या करते हैं, आज के जीवन में हम अपनी लाइफ को दूसरों के से कंपेयर करते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें भी हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। साथ में आज के समय में अपने लोग जो हैं अपने दुख से दुखी नहीं हैं, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी हैं, जिससे वो परेशान होते हैं और फिर मोबाइलों में ही टाइम वेस्ट करते हैं। और छोटी-छोटी बातों को ले लेते हैं, उनसे अधिक टेंशन करते रहते हैं उनमें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो आलस्य और प्रमाद है, वो समय के नुकसान का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मान लो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 40 मिनट्स का पीरियड होता है। एक बच्चा है, विशाल नाम का बच्चा है, विशाल बच्चा अपने पीरियड में बहुत ही ध्यान से पढ़ता है और समय को यूटिलाइज करता है। साथ में उसी का फ्रेंड है अंकुश। अंकुश जो है वो 40 मिनट्स में शैतानियों में लगा देता है, बुक में इधर उधर देखता रहेगा, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता। तो क्या होता है, जब 1 साल बाद एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता है, जो विशाल है, विशाल 100% ले आता अपना, जो उसने हार्डवर्क किया। लेकिन जो अंकुश है उसे 50% मिलता है। जब समय गुजर जाता है फिर उसे लगता है अरे ये क्या, मैंने तो अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। वो पछताता तो है, लेकिन उस पछताने का कोई भी उसे बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए गुरुदेव भी कहते हैं, समय रहते जगो साथी, ना किंचित देर हो जाए। समय रहते जाग लो, जब समय निकल जाता है उसके जाने के बाद तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, फिर हम पछताते रहते हैं। पछताने से क्या होता है? ये तो ऐसी बात हुई ना कि यदि कोई व्यक्ति स्टेशन पर जाता है और ट्रेन आनी होती है, 1 मिनट पहले से ही 1 मिनट उसके यात्री के जाने से पहले ट्रेन निकल जाती है, उसे कितना बड़ा पछतावा लगता है, अरे ये क्या, 1 मिनट पहले आ जाता तो मैं कितना अच्छा रहता। क्योंकि उसी ट्रेन ने तो पूरे टाइम से आना है, लेकिन यात्री को तब समय की वैल्यू नजर आती है जब उसकी ट्रेन छूट जाती है। इसीलिए समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय भी हमारे साथ नहीं चलेगा, वो हमें पीछे छोड़ देगा। हम समय को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएंगे, हमारे हाथ केवल और केवल पछतावा ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इन बच्चियों पर आती हूँ, जैसे जो गर्भवती बच्ची हैं, 7 बजे आपकी योग क्लास लगती है। जो बच्चियां पूरे डेडिकेशन के साथ अपने योग की क्लास अटेंड करती है, उनको कितना बेनिफिट होता है।
डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, पूरा दिन वो खुश भी रहती हैं। और उनका ये व्यायाम करने से, योग करने से उनका मन इतना प्रफुल्लित रहता है ना कि पूरा दिन उनका मन करता है कि ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। और जो बच्चियां नहीं करती वो इरिटेट रहती हैं, वो परेशान रहती हैं। सारा दिन उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा क्या खो गया है। लेकिन फायदा क्या, अगर आपने 7 o'clock वाली क्लास अटेंड नहीं की, वो टाइम तो चला गया। उस दिन तो आप वो क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे ना। जब आप पंक्चुअल बनोगे किसी काम के प्रति, किसी टाइम के प्रति आप पंक्चुअल रहोगे, तभी तो वो काम बनेगा। इसीलिए कहा गया है जो समय बहुत ही मूल्यवान है, अगर हाथ से समय चला जाता है वो कभी भी हमारे हाथ नहीं लगता। अब क्या कहते हैं, अब हम सोचते हैं कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करती हूँ मैं। हम सोचते हैं कि हम समय अपना कहाँ खर्च कर रहे हैं, या हम सोचते हैं ये कि हम अपना समय कहाँ खर्च करें, या हम ऐसा सोचे कि मेरे पास कितना समय है। जो इतने बड़े-बड़े विद्वान हैं, हम देखते हैं, गुरुदेव हैं, अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने इतना काम किया, गायत्री परिवार संगठन खड़ा किया, 4 बार हिमालय यात्रा पर गए, 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी, इतना तप किया, 66 माला गायत्री जप किया। इतना काम कैसे किया उन्होंने? क्या उनके पास 25 घंटे थे? नहीं, ऐसा नहीं होता। सबके पास 24 घंटे मिले हुए हैं। भगवान ने सभी को बराबर समय दिया है। जो समय का सदुपयोग कर लेता है, वह उस चीज का फायदा उठा लेता है, उसका उसे बेनिफिट होता है। लेकिन जो आलस में, प्रमाद में समय गवा देता है, वो बाद में पछताता रहता है। अब हम आते हैं, अब अपने समय का सिद्धांत बताते हैं। 1 घंटा समय का, समय का 1 घंटा प्रतिदिन का सिद्धांत करते हैं। कैसे? 1 घंटे में क्या होगा? हम सोचेंगे 1 घंटे में क्या होगा? लेकिन गुरुदेव बताते हैं, आचार्य जी बताते हैं कि नियमित रूप से लगाया गया, लिख लीजिए बच्चे, नियमित रूप से लगाया गया कम समय भी लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। नियमित रूप से लगाया गया कम समय भी लंबे समय में बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। अब इसका एग्जाम्पल मान लो, हम किसी को कहते हैं कि आप स्वाध्याय कर लिया करो, वो कहते हैं मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति डेली 30 मिनट्स स्वाध्याय करने लगे, तो कैलकुलेशन करो कि 1 साल में कितना स्वाध्याय कर सकता है। और हम इसे आज की भाषा में समझते हैं। अगर आप हर रोज 10 मान लो आप 30 मिनट्स नहीं पढ़ सकते, 20 मिनट्स पढ़ लो, 10 मिनट्स पढ़ लो, तो फिर आप कैलकुलेशन करो कि आप 1 वर्ष में, 1 साल में कितना आपने अध्ययन कर लिया है, कौन सी बुक कितनी पढ़ चुकी है। लेकिन उसकी रेगुलरिटी होनी जरूरी है। मान लो आप किसी स्वाध्याय ग्रुप से जुड़ जाते हो, आप डेली टाइम से ग्रुप में जुड़ो और डेली उसे अटेंड करो, तो कितनी बुक्स पढ़ सकते हैं। फिर अगर जैसे 7 बजे आपकी योग की क्लास होती है, उसे आप रेगुलर अटेंड करो। वो रेगुलर अटेंड करने से आप अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा जब आप रेगुलर में करोगे। और सबसे बड़ी बात देखो ना, माँ की पाठशाला में सब कुछ फ्री, और घर बैठे कोई कराता है फ्री में? कोई ऐसा है, कोई ग्रुप ऐसा है जो फ्री में कराता हो? ऑनलाइन भी पैसे ही तो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डेडिकेशन देखो ना सब दीदियों का। पूजा दीदी है, रेखा दीदी है, मनीषा दीदी है, रंजना दीदी है, कितनी दीदियां कितना कुछ करवाते हैं। सीता दीदी डेली अपनी स्टोरी डालती हैं, देखो भाई कितना डेडिकेशन है उनका। तो आपने तो सुनना ही तो है, आपको करना ही तो है, अपने लिए ही तो करना है, अपने घर बैठे ही तो करना है। आपको कितना बेनिफिट होगा, ये तो आप जब करोगे तभी आपको उसका पता चलेगा। नेक्स्ट है, हम सोचते हैं कि कोई हम नया कौशल सीखते हैं, हम 30 मिनट्स रोज सीखे, पूरे दिन की बजाय कोई काम हम 30 मिनट सीखे। 30 मिनट सीखने में हम देखते हैं कि 1 महीने में कितनी प्रोग्रेस होती है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि बेटा सोते समय और सुबह आत्मबोध और आत्मचिंतन की साधना करनी है, सुबह उठते ही और रात को सोते हुए। हमारे पास 2 मिनट नहीं होते, क्या कहते हैं समय नहीं है। क्यों नहीं? अभी
आप ऐसा करो, रोज 2 मिनट आत्मचिंतन करो और फिर देखो 1 महीने में, यानी कि 2 मिनट रोज की, 1 महीने में कितना हुआ? 60 मिनट्स होगी, 1 आवर हो गया। तो आपको उसका कितना बेनिफिट होगा? उससे क्या होगा, जब आप किसी काम की रेगुलरिटी करोगे तो उसको आपको करने में आनंद आएगा, इंटरेस्ट होगा, एंजॉयफुल लगेगा वो, और आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आपको उसको करने की हैबिचुअल भी हो जाओगे। और जब करते रहोगे आप, तो आपको उसमें आनंद आने से आपकी शेड्यूल बन जाएगा और फिर मन करेगा आप करते रहो। रेगुलरिटी बन जाने से हमें उस चीज का फिर आनंद आने लग जाता है। समय का सदुपयोग, क्या पूरे दिन व्यस्त रहना ही समय का सदुपयोग होता है? बताओ बेटा, अगर हम पूरा दिन ही बिजी रहे, क्या वही समय का सदुपयोग होता है? मान लो घर का काम है, हम घर का काम सुबह से लेकर पूरा दिन लगे रहे, 1 सेकंड भी रेस्ट ना करें, 1 सेकंड भी कुछ और ना करें, क्या वो समय का सदुपयोग होता है? बोलोगे बेटा? नहीं होता दीदी। नहीं होता ना। पूरा दिन लगे रहने से हमारा जो है समय का सदुपयोग नहीं होता। समय का सदुपयोग क्या होता है फिर? जो लिख लो ये पॉइंट्स भी, जो समय मिला, हमें जो समय मिला है उसे सही उद्देश्य में लगाना ही समय का सदुपयोग होता है। जो समय हमें मिला उसका सदुपयोग करना ही, जो हमें समय मिला उसके सही उद्देश्य में लगाना ही समय का सदुपयोग है। अब हम इसको, अपने दिन को हम 5 भागों में बांटेंगे। इसके 5 पार्ट्स कर लेते हैं। नंबर 1 करो, शरीर के लिए समय। नोट कर लीजिए सभी बच्चियां, शरीर के लिए समय। जब आप शरीर के लिए समय निकालोगे, जैसे मान लो आप योग क्लास अटेंड करती हो, उससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, आपको रेस्ट मिलेगा और आप पूरा दिन खुश रहोगी, प्रफुल्लित रहोगी, आपका मन हर्षित रहेगा और आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है, आपको बेचैनी नहीं होगी उससे। नंबर 1 है शरीर के लिए। नंबर 2 करो, परिवार के लिए समय। परिवार के लिए समय, परिवार में आपसी बातचीत, प्रेम और बच्चों को समय देना। जब परिवार में जितने भी सदस्य हैं आपस में बातचीत करो, बातचीत करने से प्रेम बढ़ता है। कहते हैं आपस में बातचीत करने से मन के भाव निकलते हैं सभी के। हम क्या करते हैं, हम अपने मन में एक गांठ बना लेते हैं। गांठ किसकी बना लेते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग की। हो सकता है सामने वाले के मन में ऐसी बात ना भी हो, लेकिन हम फिर भी सोच लेते हैं कि उसके मन में ऐसे हैं। उसका खोलते तो है नहीं उस गांठ को, उस बात को खोलेंगे तो है नहीं, लेकिन खुद ही उस बात की उधेड़ बुन करते रहेंगे, सोचते रहेंगे और उल्टा ही हमेशा क्या कहता है, हमें इंसान है ना, ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग क्या होता है, हम ना पॉजिटिव कम सोचते हैं, नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पॉजिटिव अधिक सोचना चाहिए और नेगेटिव इग्नोर करना चाहिए। नेगेटिव तो सोचना भी नहीं चाहिए अगर हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव का इतने गुरुदेव ने इतना बड़ा काम किया है समाज के लिए, हमें गुरुदेव के कुछ तो विचारों को, व्यवहार को अपने आचरण में ढालना चाहिए। नेक्स्ट है बुद्धि के लिए समय। बुद्धि के लिए समय के क्या करना है? पढ़ना। जैसे मान लो हम गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं, इससे हमारी बुद्धि बढ़ेगी। गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, उससे हमारी बुद्धि बढ़ती है। नई नई बातें हम सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं और जब नई चीजें समझ में आती हैं तो हम परफेक्शन, हर चीज में परफेक्ट बन सकते हैं। परफेक्शन हमारे अंदर आ जाती है। फिर है आत्म विकास के लिए समय। आत्म विकास के लिए आत्मचिंतन, अपने बारे में ही सोचना है, अपने बारे में ही आत्मचिंतन मीन्स अपने आत्मा के बारे में ही सोचना है। सेकंड प्रार्थना, प्रेयर, प्रार्थना, ध्यान, ये सब माँ की पाठशाला में होते हैं। प्रार्थना भी होती है, सायकालीन भी और प्रातःकालीन भी। वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य पथ पर बढ़ जाए। मॉर्निंग की और शाम की, विधाता तू हमारा है, तू ही भाग्य विधाता है, बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता है। ध्यान मेडिटेशन होता है। दोपहर को होता है ज्योति अवतरण साधना। शाम को भी होता है 6 बजे।
फिर अच्छी पुस्तकों का अध्ययन। गुरुदेव ने इतनी पुस्तकें लिखी है ना, और जो आप जिस सिचुएशन में हो उसमें तो अभी जो आपके मन में विचार होते हैं, अगर वही वैसा ही आप अपना बच्चा गढ़ रहे हो, ये तो वही होता है ना बेटा। जैसे कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, तो अंदर से वो हाथ रखता है और ऊपर से यूं हाथ मारता रहता है। तो आपके विचार, आहार विहार जैसा भी होगा, वैसा आप अपने शिशु को गढ़ रहे हो, आपके अपने हाथ में है। आप जैसा मर्जी गढ़ सकते हो। और इस अवस्था में आपको पॉजिटिव ही रहना है, हर समय खुश रहना है। नेक्स्ट समाज सेवा के लिए समय, किसी के काम आना। मान लो कोई हमारे नेबर में रहता है और कोई नेबर में कोई बीमार है, या किसी को कोई ऐसी हमारी जरूरत पड़ गई है, उसकी हमें काम आना चाहिए। ज्ञान बांटना, गुरुदेव कहते हैं कि झोला पुस्तकालय चलाओ। झोला पुस्तकालय कैसे? थोड़े से बुक्स लो, अगर आपके पास गुरु जी का झोला है तो उसमें आप देके आओ, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जो आपके रिलेटिव हैं या नेबर में है, उसे फिर जब वो पढ़ ले 2-4 दिन या हफ्ते में पढ़ लेते हैं, उनसे वापस ले आओ, फिर उनको दोबारा देखे आओ। अगर आप ऐसा प्रेगनेंसी टाइम में आप ऐसा करती हो, तो आपको अपने बच्चे को ज्यादा कुछ दुनिया में आने के बाद ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखती भी हो कितने सारे दीदियां डालती हैं वीडियो बच्चियों की, है ना। आप खुद ही कर सकते हो अपने बच्चे को। अभी 4-5 दिन पहले ही पूजा दीदी ने डाला था ना, वो छोटी सी बच्ची शिव स्तुति करी थी। छोटी सी बच्ची थी, तो कितना बढ़िया था। आपने खुद ही अपने बच्चे को गढ़ना है, और कैसे गढ़ना है ये आपको ही सोचना है। सेवा करना, अगर आपके घर में बड़े बड़े बुजुर्ग हैं या आपकी सास हैं, अगर आप फिजिकली उनकी हेल्थ नहीं करती, सेवा नहीं कर सकती, तो आप जबान में मिठास लाके भी उनके दिल को जीत सकती हो। जरूर नहीं था हम फिजिकली उनके, अब तो टाइम चेंज हो गया है, अब पहले वाला टाइम तो रहा नहीं है कि आप बहुएं वो बनती है जैसे पहले काम करती थी। सब कुछ बेटा टाइम चेंज है। गुरुदेव ने कहा है 21वीं सदी नारी सदी है, लेकिन अपनी जबान में मिठास के द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों का आप दिल जीत सकती हो। अच्छा जी, जब हम किसी काम को करने की सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक बात आती है। क्या आती है? कि कल से करूंगा। क्यों भाई? कल से क्यों करूंगा? कल से करूंगा की जो आदत है, ये बहुत ही बुरी आदत है। जो कल से करूंगा यानी कि टाल मटोल, ये समय का बहुत बड़ा चोर है। कल से करूंगा, हम टाल रहे हैं ना किसी काम को। जब हम किसी काम को करने से टालते हैं, टाल मटोल, उसको बोलते हैं। टाल मटोल का एक बहुत बड़ा चोर है समय को टालने का। समय को टालने का बहुत बड़ा चोर कौन है? टाल मटोल। समय को टालने का चोर टाल मटोल। जो हम कहते हैं कल से करूंगा, इट मीन्स टाल मटोल करें हम। और जो ये समय का चोर है टाल मटोल। हम कहते हैं कि कल से जल्दी उठूंगा, कल से जल्दी पढ़ूंगा, कल से मैं क्या करूंगा? व्यायाम करूंगा, कल से मैं मोबाइल का कम यूज करूंगा, कल से मैं अच्छी आदतें करूंगा। कल से क्यों? कल से क्यों? वाई? आज से क्यों नहीं, बल्कि अभी से क्यों नहीं? शुभ काम में क्या देरी? शुभ काम तो जैसे भी हम सोचते हैं वैसे ही कर लेने चाहिए। अगर हमें इसका एक और सॉल्यूशन है, जब हम ये कहते हैं ना कि कल पे करूंगा, कल पे करूंगा, वो कल कभी नहीं आता। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। मुझे अभी ये याद आया दोहा, एकदम बताते बताते। तो बिल्कुल सही है बेटा, कभी भी वो कल आता ही नहीं है, कल कभी नहीं आएगा। इसलिए अगर आप एकदम से बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, और जो काम बहुत जरूरी है उसे छोटा करके कर लो ना। आज छोटा करो, छोटा करके ही कर लो। मान लो आपने पढ़ना है, आप 1 घंटा मत पढ़ो ना, 10 मिनट पढ़ लो। जैसे आपने बुक स्टार्ट करनी है पढ़नी, अब पूरी बुक थोड़ी पढ़ सकते एकदम से। आप एक स्टेंजे पढ़ो, आप लेखन कर रहे हो, अब 2 लाइन लेखन की स्टार्टिंग में करो, एक तो करो, धीरे धीरे बढ़ाते रहो उसको। बढ़ाने से फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप लेखन का एक पूरे पेज लिख लोगे। और लेखन के तो इतने ज्यादा बेनिफिट हैं, क्योंकि हम जब लिखते हैं हमारा मन, हमारा चित्त, हमारे हाथ, हमारा दिमाग सब कुछ उसी में लगता है। उससे हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत आराम मिलता है, और हमारा इरिटेशन भी नहीं होती हमें। अच्छा, गुरुदेव बताते हैं कि जो
ये गुरुदेव ये बताते हैं कि जो समय संयम है और अनुशासन, समय संयम का क्या अर्थ है? समय को कभी भी अपनी इच्छा अनुसार चलाना नहीं, समय को कभी भी अपनी इच्छा अनुसार चलाना नहीं, बल्कि स्वयं को समय के अनुसार चलाना चाहिए। यही अनुशासित कहलाता है समय। ये अगर हम समय, मान लो स्कूल में जा रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो, क्या जॉब पे जो टाइमिंग है, स्कूल का जो टाइमिंग है, क्या आप बाद में जा सकते हो? मान लो आप टीचर हो, स्कूल में जो स्कूल टाइमिंग है उसी पे ही जाओगे ना। ये जॉब कर रहे हो, ऑफिस में टाइमिंग से ही जाओगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप अपनी मर्जी से स्कूल चले गए, मर्जी से ऑफिस गए, मर्जी से आगे, ऐसा तो नहीं होता ना। हमें उन्हें डिसिप्लिन में चलना पड़ता है, हमें समय संयम को समझना पड़ता है, समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जब हम समय को अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर क्या होगा, तो हम हर जगह, हर अपने ऑफिस में, हर अपने हर जगह में हमें उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब एक और आप कर, जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठते आपको 3 जरूरी काम करने हैं। क्या करने हैं? एक तो आपको सबको करना है, एक समय में एक ही महत्वपूर्ण काम करना है। कई बार क्या होते हैं, हम 2-2 3-3 काम इकट्ठे ले लेते हैं, उससे क्या होता है, उससे एक भी काम ढंग से नहीं हो पाता। फिर काम की समय सीमा बनाना, टाइम टेबल बनाना है कि हमें ये काम करना है, इतने टाइम में इतना काम करना है। और सोने से पहले रात को 2 मिनट आत्मचिंतन आपको जरूर करना है। जब आप ऐसा करते हो तो फिर आपको लगेगा, अरे हमारे तो टाइम का सदुपयोग होने लगा है। और आपको ये लगेगा कि जब आप अपना टाइम को सही उपयोग करोगे तो आपके अंदर जागरूकता बढ़ती है। जागरूकता बढ़ने से क्या होता है, आपकी जिंदगी में भी चेंज आने लग जाता है। जब आपकी जिंदगी में चेंज आएगा तो आपको उससे खुशी, शांति, संतुष्टि सभी मिलने लगेगी। अब मैं एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए किसी महिला के पास घर परिवार, ऑफिस भी है और भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो क्या कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है। अगर हम ये कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं बताती हूँ आपको कब हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं। जिस चीज को हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते, उस चीज के लिए हम कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। लेकिन कई बार बार किसी के समझाने से भी समझ में आ जाता है। जब समझ में आ जाता है और वो इसे प्रैक्टिकली लेते हैं, तो उसके बाद जब वो करता है, करने के बाद फिर लगता है इसका तो बहुत अच्छी बात है। ये तो किसी भी काम की इम्पोर्टेंस समझने से वह काम हल्का, इजी और इंटरेस्टेड हो जाता है, और फिर वो काम करने की आदत हमारे अंदर बन जाती है। ऐसे ही मान लो कि आपके पास समय कम है, आपने कोई बुक पढ़नी है, तो आप 2-2 मिनट पढ़िए। जब आप 2-2 मिनट पढ़ोगे ना, तो आपके 1 महीने में आप देखोगे कि आपने बुक पढ़ ली और आपको पढ़ने की हैबिट पड़ जाएगी, रीडिंग हैबिट पड़ जाएगी। रीडिंग हैबिट पढ़ने से क्या होगा, फिर आप दूसरी बुक उठाओगी और उसे पढ़ोगी, और आपका इंटरेस्ट बढ़ने से, आपके अंदर जागरूकता बढ़ने से, आपको अच्छी लगने पे आप बहुत सारी बुक्स पढ़ जाओगी। फिर जब आपका बेबी होगा ना, तो आपको उस बेबी को ये नहीं कहना पड़ेगा बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। देखते ना, कई मदर होती है बच्चे के पीछे पड़ी रहती हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ये तो मैं ना अपना पर्सनल भी मुझे है एक्सपीरियंस है। और उन दिनों तो ये अवगढ़ संस्कार वाली पीढ़ी भी नहीं थी। मेरी डॉटर हुई तो मैं उस टाइम बीएड करी थी, मैं पढ़ती थी, मैंने उसे कंसीव किया हुआ था। तो मेरी बिटिया की बहुत ही अच्छी सीटिंग है, डॉक्टर है वो बिटिया मेरी। ये बिल्कुल 101% सही है। जब आपने बेबी कंसीव किया हुआ है, आपके आहार विहार आचरण का उस बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। 80% माइंड तो बच्चे का गर्भ में ही बन जाता है। इसलिए अभी सिखा लो बच्चों को, अभी अपनी रीडिंग जो हैबिट है ना वो डालो, बुक्स रीडिंग की हैबिट डालो, ताकि आपको बच्चे को कल को ये नहीं बोलना पड़ेगा बेटा पढ़ लो, वो खुद ही पढ़ेगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर लगेगा अरे ये तो मैंने बहुत बढ़िया किया, है ना। तो अब क्या करते हैं, जो हमारे पास जीवन है ना, जीवन हमारे पास जीवन किसी एक दिन में नहीं आता। जीवन हमें हर दिन मिलता है। गुरुदेव कहते हैं ना, हर सुबह जन्म और हर रात मृत्यु।
लिखते हैं ना गुरुदेव, हर सुबह जन्म, हर रात मृत्यु। जो सोते हैं हम तो क्या सोच के सोते हैं कि हमारी मृत्यु होगी, ऐसा सोच के सोते हैं ना। तो इसलिए जीवन हमारे पास किसी एक दिन में नहीं आता, जीवन हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मिलता है। आज का दिन गया तो जीवन का एक हिस्सा हमारा चला गया। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव की एक ही बात को याद रखो, एक ही वाक्य को याद रखो। गुरुदेव की बात है, समय को मत गवाइए, समय को मत गवाइए, समय को साधिए, समय को साधिए, क्योंकि समय को साधना ही जीवन को साधना है। गुरुदेव कहते हैं ना कि जो समय है वही जीवन है। जो जीवन से प्यार करते हैं वो एक क्षण भी इसमें वेस्ट ना करे, व्यर्थ ना करे। तो ये उससे रिलेटेड होगा ना, समय को मत गवाइए, समय को साधिए, क्योंकि समय को साधना अपने जीवन की साधना है। जीवन की साधना क्या है? समय को साधना। अगर हमने समय को सही यूटिलाइज कर लिया तो हमारा जीवन सुधर गया। अगर हमारा जीवन सुधरा, हम खुश, और अगर हम खुश हैं तो क्या होगा, हमारा जो परिवार है, जो हमारी फैमिली है, समय का सदुपयोग करने से हमारी फैमिली क्या बन जाएगी? सफलता की कुंजी। समय के उपयोग से परिवार में सफलता ही सफलता मिलेगी। जहां भी आप हाथ डालोगे वहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, फिर है एक साथ हम क्या करते हैं, फैमिली में तो रहते हैं लेकिन हम एक साथ बैठकर बातचीत नहीं करते। हमें अपने परिवार में सभी सदस्यों को बैठकर बातचीत करनी है। हंसी ठहाके, हम भूल गए हंसना, हम हंसना भूल गए हैं। अब बहुत कम देखने को मिलता जो ठहाके मार मार के हंसता हो। पहले लोग बहुत हंसते थे। आज इतनी बीमारी क्यों है? बीमारी को ये भी रीजन है, हमारा लाइफस्टाइल नहीं सही रहा। हम टेक्नोलॉजी में फंस गए हैं, मीडिया में उलझ गए हैं, सोशल मीडिया में उलझ गए हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं। फिर जो हमारे बच्चे हैं, जब टीनेज बच्चे हो जाते हैं, जैसे होंगे आप में कई बहनों के टीनेज बच्चे भी, टीनेज एज में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको कम से कम 3-4 बार अपने बच्चे को अपनी हगी कीजिए, आप अपनी छाती से लगाइए बच्चे को। क्यों? क्योंकि बच्चों में हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोन चेंज होने से बच्चे इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बेचैन होते हैं। अगर आप खासतौर पे माँ, अगर माँ चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, टीनेज में बच्चों को अपने गले अपने छाती से लगाने से उनके हार्मोन जो चेंज हो रहे थे उसमें उनको शांति मिलती है। बच्चों को अब खूब प्यार कीजिए, खूब प्यार कीजिए। बाहर लेडीज में मत बैठिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, उनकी भावना को समझिए, उनकी समस्या को समझिए, उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या समस्या है उनकी, उनको समझिए। और जरूरी नहीं है आप बच्चों को पैसे दे, नहीं, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसों के अलावा बच्चों की भावनाएं, उनकी समस्याएं और उनकी समस्या को समझना बहुत जरूरी होता है पेरेंट्स के लिए। फिर क्या होता है, जब बच्चे बाहर जाते हैं हम कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा है? हमने, जैसे हम ये कहते हैं ना कि मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए, ऐसे ही बचपन से बच्चों पर, जैसे माता जी एक आंख प्यार की और एक दुलार की रखती थी माता जी आंख, और एक क्रोध गुस्से से करती थी, एक से प्यार करती थी। वही माँ को एक आंख तो दुलार की रखनी है और एक क्रोध की भी रखनी है। पति पत्नी दोनों को समय देना चाहिए एक दूसरे को। अगर हम खुलकर बातचीत करेंगे, इससे रिश्तों में विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। बड़ों के लिस्ट में अगर हमारी ज्वाइंट फैमिली है, अगर घर में दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, माता पिता हैं, सभी हैं, तो अपने बच्चों को बोलिए कि उनके पाँव छुए, उनके पाँव छुए सुबह उठते ही। और आप भी बच्चों को दिखाइए, क्योंकि बच्चे जो हैं कहने से नहीं मानते हैं, बच्चे कहने से नहीं मानते हैं, वो देखने से मानते हैं, समझाने से नहीं मानते, वो ऑब्जर्व करते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन से समझते हैं। फिर अगला है, हमें मोबाइल से दूरी रखनी है, मोबाइल से हमें दूरी रखनी है। अगर हम एक रूम में बैठे हुए हैं, सर किसी के हाथ में भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल की बजाय हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें आपस में गप्पे लड़ाने चाहिए, गप्पे मारने चाहिए, ठहाके लगा लगा के हंसना चाहिए। हम हंसना भूल गए हैं। और एक अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमें एक दिन में एक बार सभी को भोजन इकट्ठा करना चाहिए, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे डिनर हो। ब्रेकफास्ट या लंच तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन डिनर सभी इकट्ठे कर सकते हैं।
एक समय सभी को एक साथ भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है, मान लो किसी भी मेंबर को, फैमिली मेंबर को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मान लो कोई बीमारी होगी या कोई परेशानी है या कोई टेंशन है, उसको सभी को समय देना चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए, उसके दुख में शामिल होना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ी सहायता होती है। अच्छा, अगर अगला है बच्चों को संस्कार देने का। बच्चों को संस्कार केवल उपदेश से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से, अपने आचरण से सिखाए, वो ज्यादा अच्छा होता है। और उस परिवार के लिए 1 सप्ताह में 1 बार पूरे परिवार को कहीं बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए या आपस में बातचीत करनी चाहिए। ये सामूहिक गतिविधि करनी चाहिए। किसी एक दिन सभी मिलकर यज्ञ करो, दीप यज्ञ करो। जब मान लो परिवार में किसी बच्चे का जन्म दिवस है, विवाह दिवस है, सब मिलकर मनाओ। हम क्या करते हैं, हम बाहर चले जाते हैं, वो भी करो, लेकिन साथ अपनी परंपरा को भी भूलो मत, उसको घर में भी मनाओ। भविष्य की योजना, परिवार के नेक्स्ट है भविष्य की योजना। परिवार के लक्ष्य, शिक्षा, आर्थिक बचत और स्वास्थ्य पर मिलकर हमें समय देना चाहिए। जो हमें एक दूसरे समय की कीमत समझना, हमें एक दूसरे के लिए समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। अपने लिए तो है ही है, साथ में घर के दूसरे सदस्यों के लिए भी समय को समझना, समय की कीमत को समझना। अगर किसी को हमारे समय की जरूरत है, उसके लिए हमें काम आना चाहिए। जो गुरुदेव बताते हैं कि जो हम कहते हैं ना, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, हमें केवल प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। देखो, अगर हम प्रेजेंट पर ध्यान देते हैं, अगर हम आज पर ध्यान देते हैं, तो हमारा पास्ट और फ्यूचर दोनों बन जाते हैं। अगर हमें अपना, मान लो हम पास्ट की बातें करते हैं, उससे क्या लॉजिक है, कोई बेनिफिट है उसका? कोई बेनिफिट नहीं है। कितने बातें करते रहो, टाइम ही वेस्ट करना है। अगर हम अपने आज जो हमें समय मिला है, अगर हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो हमारा फ्यूचर और हमारा पास्ट दोनों ही संवर जाते हैं, दोनों ही सुधर जाते हैं, दोनों ही बढ़िया बन जाते हैं। लेकिन हमें उनका समझना चाहिए, उनके बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट में एक भी क्षण हमें गुरुदेव के कहने के अकॉर्डिंग वेस्ट नहीं करना चाहिए। परिवार की खुशहाली बड़े घर या अधिक धन या महंगी वस्तुओं से नहीं होती। इससे हमें क्या होता है, जब हम सभी कठिन समय में एक साथ खड़े रहते हैं, वही परिवार वास्तव में सफल और सुखी परिवार होता है। अब हम जो ये है ना, गर्भवती बच्चियां, इनके लिए मैं एक संकल्प लेना चाहेंगे। सभी बच्चियां संकल्प लोगी? एक संकल्प लेना है बेटा, आप सभी को नोट कर लीजिए। सभी बच्चियां अपने मन में आंखें बंद कर लीजिए, अपने मन में कहेंगी, अपना नाम लेंगी, भी बोलेंगी, मैं अपने समय को हल्के में नहीं लूंगी। जो आपका ये प्रेगनेंसी पीरियड है ना, इस समय को आपने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। एक एक क्षण, एक एक सेकंड को आपने यूटिलाइज करना है बेटा। आलस में नहीं गवाना, परमात्मा में नहीं गवाना, इसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि ये एक नई पीढ़ी को गढ़ रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी, अगर देखो जो आपकी 9 मंथ जर्नी है, अगर इसको इसको आप बड़ी खुशी से और बड़ी पंक्चुअलिटी से और बड़े हर तरह से आप एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग चलती हो, तो आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन सुधरी हुई मिलेगी। आपको ज्यादा फिर कुछ ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, मैं अपने समय का लेखा जोखा रखूं। मीन्स भी आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट हुआ, कहाँ आपने लगाया, कहाँ यूटिलाइज किया, आपने इसको नोटिस करना है। आपने अपने यानी कि आत्म ये गुरुदेव कहते हैं ना, तत्वबोध और आत्मबोध की वो है ना, वो अपने बारे में। तो इस तरह समय के बारे में, समय संयम, अपने समय का लेखा जोखा करूंगी, कहाँ टाइम वेस्ट किया, कहाँ नहीं किया। मैं आलस्य और टाल मटोल को कम करूंगी। आलस्य नहीं करना, बिल्कुल भी आलस नहीं करना। क्योंकि जो 9 मंथ की आपकी जर्नी, इसको खुशी खुशी इंजॉयफुली, इसको बेटा, इसको जियो। टाइम में मत इसको निकालो, इसको जियो, खूब जियो, खुशी खुशी आनंद से जियो। जब आप इसी आनंद से जियोगे ना बेटे, आपको जब देखो, अब आपको लग रहा है मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन 9 मंथ के बाद जब आपकी गोद में एक हंसता खेलता नन्ना मुन्ना छोटा सा जो बेबी आएगा, आपको उसको देख के सारी प्रॉब्लम भूल जाओगी आप। ये नेचुरल है। और ये भगवान ने विमेन को वरदान दिया हुआ है। ये शक्ति तो नारी शक्ति के पास ही है। और
कितना सौभाग्यशाली हैं जिन ये कंसीव करती है बेबी, और जो 9 मंथ की जर्नी जिनकी चल रही है, और जो ये माँ की पाठशाला से जुड़ी, बेटा आप तो वैसे ही बहुत सौभाग्यशाली हो। गुरुदेव ने आपको स्टार्टिंग से ले लिया है, पकड़ लिया बेटी आपको। न जाने गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ, न जाने कहाँ कहाँ से मैंने गोते मारे हैं, तब मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर लाया हूँ। अब तो बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। इसलिए आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना, और आपकी जर्नी को एंजॉयफुली जीना है और खुशी खुशी जीना है। मैं आज समय के अकॉर्डिंग मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब किसी भी बच्ची को कोई क्वेश्चन पूछना मुझसे पूछ सकती हो बिटिया, अपना माइक ऑन करके। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम दीदी। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर कक्षा थी। जैसा कि दीदी ने बताया कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी जो पूंजी है, जो संपदा है, वो क्या है? समय संपदा। ये एक खजाना है। देखो ऐसा होता है ना, जैसे मान लो किसी की जीवन लीला खत्म हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? भाई इसका समय समाप्त हो गया, है ना? तो यही दीदी ने हमको आज समझाने का प्रयास किया है गुरुदेव के विचारों के माध्यम से कि जीवन मतलब समय और समय मतलब जीवन। तो जो लोग जीवन से प्यार करते हैं वो अपने समय के एक एक क्षण का सदुपयोग करने का आज संकल्प लेंगे हम सभी। बहुत सुंदर कक्षा थी दीदी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आइए पहले शांति पाठ करते हैं और उसके बाद हम गर्भवती बच्चियों के प्रश्न लेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में। सर्वत्र शांति हो। आप सभी को शारीरिक स्वास्थ्य मिले, आपको मानसिक शांति मिले और हम सब की आत्मिक गरिमा की अभिवृद्धि हो, इस प्रार्थना के साथ हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, घर्षण करेंगे और अपने गर्भस्थ शिशु को आत्मसात कराइए। इस ऊर्जा को अपने पेट पर रखिए और फिर अपने चेहरे पर इस ऊर्जा को आत्मसात करते हुए अपनी आंखें खोलिए।